अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, खबर सिर्फ सरहदों पर नहीं लिखी जा रही। आज पाकिस्तान की कहानी मैदान जंग से निकलकर आलमी सिफारत और तोप के दहाने से निकलकर अदालत के कटहरे तक पहुंची है। हालिया तारीख में शायद पहली बार पाकिस्तान का जिक्र कमजोरी के नहीं, सलाहियत के हवालों से हो रहा है। इंस्टॉलेशन टूटी है, आलमी दारुल हुकूमतों में पाकिस्तान का नाम मज़बत लफ्जों में लिया जा रहा है और ये बात हुकूमत का हामी हो या नाक़िद, सब तस्लीम कर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसका दिफाई बजट GDP का महज 1.97% और सामने एक देवकल भारत, रकबे में बड़ा, बजट में कई गुना ज्यादा, हथियारों का सबसे बड़ा आलमी खरीदार, लेकिन अस्करी मैदान में पाकिस्तान ने थपकी नहीं, ठप्पा लगाया है। नरेंद्र मोदी का वो ख्वाब कि अगर राफेल होते तो कमाल हो जाता, पूरा भी हुआ और फिर दुनिया ने देखा कि राफेल गिरते कैसे हैं। ये दावा ना पाकिस्तान का है ना पाकिस्तानी मीडिया का, ये लिखा गया टेलीग्राफ में, ये छपा फ्रांसीसी अखबारात में और ये गूंजा आलमी स्ट्रैटेजिक हलकों में। अब भारत दिफाई नहीं, खौफ का बजट बना रहा है। 2027 में 20 से 25% इजाफे की तैयारी, इसी ऑपरेशन सिंदूर 2 के सहारे से, जिसे खुद भारत के वुज़रा कभी खत्म कभी वक्फा करार दे रहे हैं। जनूबी एशिया एक बार फिर अदम तवाज़ुन और असलह की दौड़ के दहाने पर है, जहां भारत अरबों डॉलर के हथियार खरीद रहा है और पाकिस्तान महदूद वसाइल में प्रोफेशनल, स्मार्ट और मौसर दिफा कायम रखे हुए है। और इसी अस्करी शऊर के बीच रियासत के एक और सुतून में नाज़रीन जल्जला आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला और इस पर ऐवान सदर की जो मोहर है, यानी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे से डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। डिग्री जाली, एनरोलमेंट मशकूक और फैसला दो टोक। जो कानून पर पूरा ना उतरे वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। ये सिर्फ एक जज की बरतरफी नहीं नाज़रीन, ये पैगाम है कि ताकत हो या मनसब, बारूद हो या बेंच, सब आइन के ताबे हैं। आज हम बात करेंगे अस्करी बरतरी की भी, आलमी तासुर की भी और अदालती एहतसाब की भी, वो सवाल जो हर पाकिस्तानी के जहन में हैं। आज इसी पे हम प्रोग्राम करेंगे और इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। उनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है PMLN से इनका ताल्लुक है, MP हैं अरबाब खज़र हयात। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको भी शो में खुशामदीद कहेंगे। सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। कर्नल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आई कैन हेयर यू। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल। सर ये बताइए, कर्नल साहब के दफाई जो तजियाकार आप हैं, आपका एक ज़ाहिर विजन है, तो सर राफेल और S-400 की जो नाकामी के बाद क्या ये मान लिया जाए कि भारत का वो नाकाबिल तस्खीर दफाई इमेज टूट चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने ठीक ये बात की है कि एक्चुअली हुआ ये कि इंडिया को ना कई दहाइयों से एक उसको एक था जोम कह लें, एक इनविंसिबल होने का, कि भाई ये तो नाकाबिले तस्खीर हैं। और ये एक जोम इसलिए भी था कि ये लोग पिछले ऑलमोस्ट को 2-3 दहाइयों से डिफेंस के ऊपर इनका कोई जो बजट था, इट वाज क्रॉसिंग $50 बिलियन पर एनम, और होते होते ये $80 अरब पे पहुंच गए थे। तो नेचुरली अगर देखें ना, $80 अरब वो खर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास जो है वो $7 अरब भी हम नहीं खर्च कर रहे, तो उनको ये जोम तो नेचुरली वो होना ही था ना, या वो ख्वाब इस तरह का देखना कि देखो जी हम तो बिल्कुल पाकिस्तान अगर खित्ते का एक मजबूत मुल्क अपने आप को कहता है तो हमारे सामने तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। प्रैक्टिकली ये वो जो 4 दिन की जो वार हुई है, आप इसको कह लें, और उसके अंदर जिस तरीके से आपने चाहे साइबर वारफेयर की बात करते हैं, ओके जी, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, और फिर जिस तरीके से आपने अपने एयर को यूज किया, अपने एयर को यूज किया, और जिस तरीके से और जिस महारत के साथ आई कैन से, और टेक्नोलॉजी और महारत को बीच में, और आपके अपने जो पायलट्स हैं उनकी सारी सलाहियतों को बीच में आपने वो रख के, और फिर जिस तरीके से इंडिया को सबक सिखाया, ये तो कभी उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ये उनके साथ हो जाएगा। आपने ना सिर्फ ये कि उनके रफाल तैयारे, बल्कि SU-30 की भी बात करें, जैगवार की भी बात करें, तो आपने एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर नो आई कैन से कि नरेंद्र मोदी का तो मुंह काला कर दिया इस पिछले मतलब मई के महीने में। अच्छा,
देन इट इज नॉट ओनली, मुझे अच्छी तरह याद है जब S-400 का इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था और ये जब इनके पास रफाल जहाज आए थे, तो जिस तरह उन्होंने मतलब एक रिचुअल्स हिंदुओं के जैसे होते हैं कि जी हाँ आप तो रक्षा की तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, भारत को किसी तरह का कोई इनको मसला नहीं होगा, S-400 आ गया और अब देखते हैं कि किस तरीके से कोई इंट्रूडर जो है वो इंडिया के अंदर आता है और हमारी सरहदों को या हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स कह लें उनको नुकसान पहुंचाता है। बट नोइंग फुल्ली वेल, ठीक है, कि कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, और आप ये कह सकते हैं कि स्मॉल रेंजेस से लेके आप स्ट्रेटेजिक रेंजेस तक की अगर आप बात करते हैं, मीडियम रेंज को ले लें आप, लॉन्ग रेंज की आप बात करें, हर तरह की जब आपके पास मिसाइल्स मौजूद थे, आपके पास एयर पावर मौजूद थी, स्टैंड ऑफ वेपन्स आपके पास मौजूद थे, तो जिसको आप कहते हैं ना कि आपने फिर निशाने ताक ताक करके लगाए हैं, दैट वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक और आपसे अर्ज करूं कि जब इन्होंने अगर आपको याद हो 8 और 9 मई की रात को जब उन्होंने एक दो जगहों में पाकिस्तान में अटैक किया, चकलाला बेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की। सिंस आई लिव इन चकलाला, मैं जाग रहा था उस वक्त, मैं पीटीवी न्यूज के साथ डिस्कशन में था, तो वी कुड मेक आउट कि हाँ ये कुछ नजदीक की सारी कुछ चीज हुई है। एंड इट वाज दैट टाइम व्हेन आई सेड कि नहीं, आई थिंक एनफ इज एनफ नाउ, और अब इनको सबक पढ़ाने का टाइम आ गया है। और अल्लाह की मदद और नुसरत भी एक लिहाज से शामिल हाल थी। और फिर जिस तरह का सबक आपने उनकी S-400 को, उनकी एयरफोर्स को, उनके डिफरेंट एसेट्स को, आपकी एयरफोर्स वहां पर गई, उनको वहां जिस तरीके से निशाना बनाया, कैन यू इमेजिन कि पहली ही रात में उन्होंने अपनी सारी एयरफोर्स को डीप मूव कर दिया था। एंड देयर वाज नो एयर एक्चुअली इन द इंडियन एयर स्पेस। आप ये देख लें, और ये कहते हैं ना कि ये इनका गुरूर टूटा है। अनफॉर्चुनेटली ये जो तीन शैतानों की, कर्नल साहब फतेह कलामी के माजरत, असल में भारत और बिलखुसूस नरेंद्र मोदी जो है वो ये समझ बैठे थे, वो थानेदार बनना चाह रहे थे खित्ते के, क्योंकि उनको ये था कि क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं तो ट्रंप भी उनके साथ होंगे, फिर इजराइल भी उनके पीछे है, और उन्होंने सोचा कि चाइना को थोड़ा साइडलाइन कर लेंगे और इस खित्ते के वो थानेदार बन जाएंगे। लेकिन सिचुएशन जो है उसके बरक्स हुई, उनको मुंह की खानी पड़ी और इसकी जो हजीमत का सामना उनको करना पड़ा। और उसका दावेदार अब पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिटालिएट किया और जिस तरीके से सबक सिखाया भारत को, तो वो सिर्फ आप हम नहीं बात कर, अब तो दुनिया बात कर रही है। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। सर्टली अभी पिछले दिनों अभी एक ब्रिटिश मैगजीन है, उसने जिस तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, मतलब आप उनके रफाल जहाज़ों का एक लिहाज से नंबर के साथ जो उनका तबाह होना बताया, फिर ओवरऑल जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स की सुप्रीमेसी की आप बात करते हैं उसका उन्होंने तस्करा किया। एयर बैटल को जिस महारत के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने वेज किया, वो भी एक लिहाज से सारी दुनिया के सामने। इट इज नॉट ओनली, मैं ये कहूँगी कि यूके की बात करें, ये तो डोनाल्ड ट्रंप तो कई दफा कई मौके के ऊपर ये सारी बातें एक लिहाज से कर चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी हसीमत है कि इसके ऊपर मेरा ख्याल है ये अभी ये बड़ा लगता है कि ये अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, नेवी की, एयर की और ग्राउंड फोर्सेस की कॉम्बिनेशन की, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ ये एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरीके से जैसे वो जंगी मशकें एक लिहाज से होती हैं और उसको फिर रियल टाइम बैटल के अंदर ले जाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। बट प्रैक्टिकली टॉकिंग, बिल्कुल हथियार तो जरूरी होते हैं, उनके साथ लड़ना जरूरी होता है, बट उनके पीछे जो वो कहते हैं ना कि मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स, वो बहुत बड़ी चीज है। मैं आपसे ये बताऊं, और अनफॉर्चुनेटली मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिया की साइड पे इट इज लैकिंग वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज उनको कोई उनके सोल्जर्स की, उनके ऑफिसर्स की आप उससे कि ना वो ट्रेनिंग है ना वो कमिटमेंट है। वो तो सिर्फ जिसको कह सकते हैं ना कि हाँ हमारा तो ये प्रोफेशन है, हमारा तो मरना जीना है पाकिस्तान के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के साथ, बट उनके लिए तो नौकरी है ना, तो बड़ा फर्क होता है नौकरी और प्रोफेशन के अंदर। बिल्कुल तो सही बात करें, पॉइंट टेकन। कर्नल साहब, अरबाब खजर हया साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अरबाब सर, ये बताइए कि अगर ये इमेज वाकई टूटा है तो क्या हुकूमत ने इस स्ट्रैटेजिक फायदे को सिफारती कामयाबी में बदला है? ठीक है, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, कोशिश करें कि उनसे दोबारा राब्ता बहाल करें। अच्छा कर्नल साहब, आप तो मौजूद हैं हमारे साथ, तो कर्नल साहब बताइए, जो भारतीय दिफाई बजट में इस वक्त जो 20 से 25% इजाफा कर रहा है भारत, तो क्या ये ताकत की अलामत है या पाकिस्तान से मिलने वाले
झटके का रद्दअमल है कि वो इतना बुखलाहट का शिकार है कि उनके समझ ही नहीं आ रहा, वो हर तरफ से जो है वो भारी मकदार में जो है वो दिफाई हथियार जो है खरीद रहे हैं और इतना बजट उन्होंने बढ़ा दिया अपना। बिल्कुल, इसमें एक तो ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह की उनको हजीमत का सामना करना पड़ा, जिस तरह उनको इंडिया के अंदर भी आप कह सकते हैं कि तनकीद का सामना करना पड़ा, दुनिया के सामने उनका मुंह काला हुआ, तो एक्चुअली ये सारी चीजें तो वो थी जिनका उन्होंने सोचना तो दूर की बात है, कभी तसव्वुर तक नहीं किया था कि ये सारा कुछ उनके साथ हो जाएगा। बट ये हुआ है उनके साथ, और हुआ नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इनके ऊपर हंस रही है कि कहाँ, जिसको कहते हैं ना, अगर आपको याद हो नरेंद्र मोदी, मैं तो जी 58 इंच का सीना है और देखे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, गॉन आर दी डेज जब इस तरह के लोग, जिसको कहते हैं ना कि नारे सुनते थे लोगों को या इंडियन आवाम को बेवकूफ बनाने वाले। और एक्चुअली ये ऐसा शख्स इंडिया के पल्ले पड़ गया है कि जिसने सिवाय इंडिया में तबाही और बर्बादी के, एक्चुअली मुझे तो कोई चीज एक लिहाज से नजर आई नहीं है इंडिया के अंदर। और जिस तरह आपने कहा कि जी हाँ, ये इन्होंने अपना दिफाई बजट इंक्रीज किया है, व्हाट टू टॉक ऑफ, मैं कहता हूँ जी कि 25% नहीं, ये 100% भी अपना दिफाई बजट ये इंक्रीज कर ले। बट आई वुड सिंपली से कि जिस तरह हम तैयार हैं, हमारी आर्म फोर्सेस तैयार हैं, और हमारी आर्म फोर्सेस के पीछे जो अवाम तैयार है, और फिर उसी के साथ जो आपका अपना फोर्सेस का स्ट्रक्चर है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की बात करते हैं, और उसको फिर नेचुरली जब आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के साथ जब आपने उसको इतना इम्पैक्टेबल एक लिहाज से सारा कुछ कर लिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब अगर इंडिया इस तरह की कोई हमाकत करता है या कोई गलती करता है, तो ये उनके तस्वुर में भी नहीं होगा कि उनके साथ एक्चुअली होना क्या है इस दफा। हकीकत तो मैं आपको बताऊं, फाइन ये भी हम कह सकते हैं कि इवन 9 मई की सुबह जब ये सारा सीज फायर हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो इट वाज नॉट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान की बेस पे था, इट वाज एक्चुअली नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत और उसका फॉरेन ऑफिस जो था, और वो वहां पर अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है और डोनाल्ड ट्रंप से वहां जाके एक लिहाज से गिड़गिड़ा के उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम ये सारा कुछ करें, अदरवाइज तो हम तो किसी जगह नहीं रह गए। और प्रैक्टिकली मैं आपसे बताऊं कि इंडिया इज नो मोर व्हाट इट यूज्ड टू बी प्रायर टू मई की, अगर आप ये बात करते हैं 9 मई से पहले की आप बात कर लें, अभी नो द सिचुएशन हैज टोटली चेंज। और ये जो कुछ भी कर लें, मतलब एक बबल था एक्चुअली जो कि पाकिस्तान ने उनके मुंह पे दे मारा है कि नहीं, इट इज नॉट लाइक दिस। जो जंगे हैं वो जज्बे के साथ लड़ी जाती हैं, और उसमें मतलब अमली महारत की जरूरत होती है, और उसी के साथ फिर एक कमिटमेंट, एक जोश और जज्बा, और अपने वतन पे कुर्बान देने का जो जज्बा है ना, वो बड़ा जरूरी है। वो उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बिल्कुल। अच्छा कर्नल साहब, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब वो उन्होंने अभिनंदन वाला एडवेंचर किया था तो उन्होंने कहा राफेल होते तो कुछ और क्या बात होती, तो सर उन्होंने वो तजर्बा भी कर लिया, राफेल भी खरीद लिए, और किस तरीके से वो गिरते चले गए वो पूरी दुनिया ने देखा। तो सर आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो भारत है वो क्या ऑपरेशन सिंधु 2 जो भारत की जो है वो अंदरूनी सियासत की मजबूरी बन चुका है कि अब उन्होंने अपने लोगों को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन हाउस भी उनके बड़े उनसे जवाब तलबी की जा रही है जिस हजीमत का सामना उठाना पड़ा है भारत को, तो ऑब्वियसली वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो उनके अपोजिशन है और वहाँ की जो अवाम है उनसे जवाब तलब कर रही है। तो ये आपको लग रहा है कि भारत की जो है ये मजबूरी बन गया है? देखिए, अलाउ मी टू से, हालांकि इस तरह नॉर्मली आप टीवी प्रोग्राम पे बात करते नहीं है, बट अगर इंडिया को देखें कि जी सिंदूर 2 की अगर आप बात करें, सिंदूर 1 की बात करें, वो सिंदूर तो मेरा ख्याल है आपने नरेंद्र मोदी की मांग में भर दिया ना, पाकिस्तान एयरफोर्स और फिर पाकिस्तान आर्मी ने, नेवी की तरफ एक लिहाज से आए ही नहीं है। अच्छा, अब सिंदूर 2 को आप देखते हैं, जैसे उनकी लेडी ऑफिसर को पकड़ा था ना, उनकी मांग में भर दिया था पाकिस्तानी फौजियों ने। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उससे हट के भी अगर देखें हम, तो सिंदूर 2 तो देखें इन्होंने अभी पिछले कई महीनों से थ्रू अफगानिस्तान एक लिहाज से शुरू किया हुआ ना, कि अफगानिस्तान जो उनकी प्रॉक्सी के तौर पे, अफगान हुकूमत जो उनकी प्रॉक्सी के तौर पे, टीटीपी उनकी प्रॉक्सी के तौर पे, बीएलए इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पे ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो आप उस टूरिज्म एक लिहाज से कह सकते हैं कि ओके प्रोग्रेस के अंदर है, लेकिन हुआ ये है कि ये भी नहीं सोच सकते थे कि इनके साथ एक्चुअली होना क्या है। और अब ये देखें ना कि जिस तरीके से आपके मतलब वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर और इवन बलूचिस्तान की तरफ जिस तरह आपने इसके ऊपर अब काबू पाना शुरू किया है, और उनको आपने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना जहन्नुम वासल करना शुरू किया, और बिल्कुल यही लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ना अब इंडिया के लिए कोई जगह है, ना इनकी कोई प्रॉक्सिस की जगह है। और अगर अफगान तालिबान, ये टीटीए वाले मैं बात कर रहा हूँ, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ,
जी जी। इनको भी, क्योंकि ये तो पैसे के पीछे है ना, इनको इंडिया से कुछ डॉलर्स मिल रहे, कुछ मिलियन डॉलर मिल गए, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ये तो अपने आप को भी बेच देंगे ना। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कुछ भी कर लें, नो दे कांट डू एनीथिंग। हकीकत तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने इनके ऊपर, और अल्लाह का बड़ा करम है हमारे ऊपर कि जिस तरह इनके ऊपर ये खौफ बैठा है, चाहे टीटीए की बात करें और फिर उससे भी बढ़ के उनका जो मास्टर बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी और इंडिया की आप बात करते हैं। अभी गॉन आर द डेज कि ये जिसको कहते हैं ना कि अगर आपको याद हो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर था, ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि नहीं नहीं फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी, वी आर टॉकिंग ऑफ द रीजनल पीस एंड रीजनल फोर्स एंड वी आर द वन एक्चुअली हु आर गोइंग टू डू एवरीथिंग। तो वो कहाँ गए, वो रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल पीस और रीजनल फोर्स की बात करते हैं, एंड वी आर द वन। एक्चुअली ये उनका बड़ा ख्वाब था जो कि उनके लिए जिस तरीके से टूटा, ये तो कभी उसका उन्होंने सोचा भी नहीं था, और मेरा ख्याल है अब उनको सोचने की जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर देखा जाए तो इट इज मोर देन 60% पॉवर्टी लेवल से ये लोग नीचे रह रहे हैं, ये उनका सच है। मतलब वहां पर आप उसको छोड़े ना कि मतलब रफा हाजत के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है, ये ऑलमोस्ट को 70% आबादी जो है वो उनके खेतों के अंदर जाती है। नरेंद्र मोदी को या उसके जो शैतानी ट्रायका है, अमित शाह की बात करें या अजीत डोवल की बात करें, ये इनको इस काम पे लगाए। अभी इनका ये जंग वंग लड़ना, ये सारा कुछ करना, ये इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। और चाहे वो इंडियन एयरफोर्स, नेवी या आर्मी है, गॉन आर द डेज के जब मतलब ये इंडियन फिल्में होती थी, ये सारी की सारी चीजें करते थे। थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ और इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी लीथल फॉर इंडिया अगर इस तरह का दूसरा कोई वेंचर करते हैं या संदूर 2 या संदूर 3 की तरफ चलते हैं। हाँ, अपने लोगों को बेवकूफ बनाना, अपने जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको इस्तेमाल करना, naturally we cannot stop them, they can say anything they feel like, but ground realities are totally different now। और अगर ये किसी तरह की कोई हरकत करते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ये सर्वाइव करें। ठीक है। अच्छा कर्नल साहब, पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो सिर्फ 1.97% है, तो ये बताइए कि क्या इस बात का सबूत नहीं कि जंग अब जहानत से जीती जाती है, रकम से नहीं? क्योंकि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा जो है उसका दिफाई बजट होता है और हमसे कई ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेस हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ये बात साबित होती है कि सिर्फ आप रकम से या हथियारों से नहीं, उसके लिए आपको जहानत चाहिए होती है। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बट इसी के साथ मेरा ख्याल है अगर वाकई प्रैक्टिकलिटी हम देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे दुनिया डेवलप हो रही है, जैसे जैसे ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी चीजें आगे जाना शुरू हो गई हैं, तो इन सारे जितने भी एडवांस टूल्स हैं उनको आपने अब डब ट्रेल करना होगा अपनी स्ट्रेटजी के अंदर। जो ओवरऑल वॉर स्ट्रेटजी है, अपनी ओवरऑल जो इस मुल्क की स्ट्रेटजी है कि इन सारी चीजों को आपने कैसे देखना है, तो डेफिनेटली हमें ये बजट बेइंतहा छोटा है, इसके अंदर हमें अपने वसाइल को ठीक करना होगा, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना होगा, एंड आई एम श्योर कि ये हुकूमत इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश कर रही होगी और कर रही है, और उसके पीछे सर्टनली मैं समझता हूँ कि आर्म फोर्सेस की पूरी सपोर्ट इस हुकूमत को भी एक लिहाज से अवेलेबल है, लेकिन हमें इससे थोड़ा सा और आगे ले जाने की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि बिल्कुल ये जो जंगे हैं ना, बिल्कुल एक हथियारों से लड़ी जाती हैं, हथियार भी होने चाहिए, लेटेस्ट वेपन्स भी होने चाहिए, लेकिन उसके साथ लेकिन सबसे कर्नल साहब उसके साथ लेकिन जो हमें ये लगता है मौजूदा जो सूरत हाल जो हमने देखी पाक भारत जंग के दरमियान, टाकरे के दरमियान, के हथियारों से लेस होना नाकाफी होता है। आपका जज्बा होना चाहिए, आपके पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी फौज के पास वो स्ट्रैटेजी थी, जिस स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने रिटालिएट किया और उसको फिर दुनिया ने भी देखा और तस्लीम भी किया। अच्छा लेकिन कर्नल साहब, भारत का जो इस वक्त अमेरिका, फ्रांस और इसराइल से जो हथियार खरीदना है, तो क्या ये खित्ते को असले की मंडी नहीं बना रहा है? क्योंकि जिस वाफिर मिकदार में भारत जो है असला खरीद रहा है, तो आखिर वो साबित क्या करना चाह रहा है? देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि नेचुरली वो बकौल उनके सिंदूर 1 का जो उनको जख्म लगा है और जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर उनकी जगह हसाई हुई है, बल्कि उनका मुंह काला हुआ है। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि वाकई इंडिया का आपने मुंह काला किया आपके आर्म फोर्सेस ने, तो सर्टली वो उनको अब सोना तो मुश्किल है, वो किसी तरीके से कुछ तो कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसी के साथ मैंने आपसे कहा ना कि लोगों की वेलफेयर, लोगों के लिए कुछ काम करना, दैट इज नॉट द प्रायोरिटी ऑफ नरेंद्र मोदी या उसकी बीजेपी हुकूमत का कोई किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो सिर्फ एक ही, क्योंकि जंगी जुनून की बात करते हैं, मजहबियत की, जुनूनियत की बात करते हैं, और
जब ये सारी चीजें आती हैं तो फिर अकल से तो दूर हो जाते हैं ना। और जैसा भी आप समझें कि नरेंद्र मोदी का देखें, इसका ब्रॉटअप कहाँ का था, ये क्या कुछ करता रहा। फिर गुजरात में जब वैन ही वाज द चीफ मिनिस्टर, अमित शाह इसका इंटीरियर मिनिस्टर था, तो जिस तरह उन्होंने लोगों के घरों को ठीक है जलवाया। कर्नल साहब, कतई कलामी के माजरत, हमें PMLN से आसिफ बाजवा साहब ने ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आसिफ बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। वेलकम कहेंगे आपको शो में। आसिफ बाजवा साहब, जैसा कि ऑब्वियसली आपके इल्म में है कि भारत इस वक्त जो दिफाई हथियार की एक तरीके से मंडी लगा रहा है और जिस तरीके से बेदरेग पैसा लगाकर वो असला खरीद रहा है, तो आप क्या समझते हैं जब भारत अरबों डॉलर असले पर लगा रहा है तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो दिफा और मईशत के दरमियान जो है तवाज़ुन कैसे रखेगी? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि भारत जो है वो इस वक्त जंगी जुनून का शिकार है और ऑपरेशन सिंदूर 1 जो है उसमें उसको बड़ी जो है उसको शिकस्त हुई और उनके जितने मर्जी उन्होंने असले खरीदे, जितने राफेल तैयारे थे वो उनके पास थे, दुनिया के बेहतरीन तैयारे थे। और वो कहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहादुर फौज के सामने इंडिया कभी भी सामने नहीं ठहर सकेगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने देख लिया है कि हमारे पास तो देखें, हमसे वो 5-6 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है, 5-6 गुना ज्यादा उसकी आबादी ज्यादा है, 5-6 गुना उसकी फौज हमसे ज्यादा है। उसका अल्टीमेटली बजट जो है वो भी बिल्कुल 6.7 के लगभग उनका जो बजट है वो वहां जाता है। हमारा तो 1 पॉइंट कुछ के करीब है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अवाम जो है उनका जज्बा जो है इंडिया के खिलाफ जुनून की हद तक है। हमें बिल्कुल इससे हम ना डरते हैं, ना हम कभी डरे थे, ना हम डरेंगे। हम इंशाल्लाह हर सूरत में हमारी पाक फौज और पाकिस्तान की अवाम जो है वो इंडिया से स्ट्रांग है। हम उसको नाको चने चबवा सकते हैं, चाहे वो अरबों करोड़ों डॉलर लगा ले असले के ऊपर। और पाकिस्तान की बर्री फौज, बहरी फौज और फिजाई फौज, अभी तो आपने देखा होगा कि एक दो दिन पहले पाकिस्तान में वो जो आप 2-2 का मामला था वो किस तरीके से चाइना की कोलैबोरेशन के साथ हमने उसको हैंडल किया। और जो हमारी फिजाई फौज ने उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 1 उनको कैसे नाकाम बनाया, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अब ये बात भी हमारे लिए हमें सोचना होगा कि जो इंडिया है वो सिंदूर 2 की तैयारी कर रहा है, वो किसी ना किसी तरीके से मौका की ताक में है। जब भी उसको मौका मिलेगा वो पाकिस्तान को उसका बदला चुकाने की एक कोशिश जरूर करेगा। लेकिन उसके बाद मैं आपको वो बातें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और DGISPR ने जो बहुत कैटेगोरिकली कही कि उन्होंने कहा कि पहले तो हमने थोड़ी देर की थी, अब हम फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करेंगे और इंडिया को पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। इस बात का इदराक इंडिया को है कि वो पाकिस्तान की बहादुर फौज और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अवाम जिनके अंदर जज्बा जुनून की हद तक है। हम इस्लाम के सिपाही हैं, हम खुदा के सिपाही हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही हैं। और पाकिस्तान वो मुमलकत है जो इस्लाम और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हमारे वजूद में आया था। हमें कोई दुनिया की ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इंडिया जितने मर्जी पैसे खर्च कर ले, हम जुनून से लड़ते हैं और वो इंशाल्लाह जैसे उन्होंने पहले मार खाई थी, अब भी अगर मौका आया, ये उसकी भीतर बबकियां है, वो तैयारी तो कर रहा है लेकिन वो हमें फेस नहीं कर सकेगा। हम इंशाल्लाह उससे बहुत आगे है, बहुत मजबूत है, हमें किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं। ठीक है। अच्छा आसिफ बाजवा साहब, क्या पाकिस्तान इस नई आलमी सफबंदी में अपनी जगह वाजे कर पाया है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो भी इस सिचुएशन है जो खित्ते में, तो आपको लगता है कि जो अगर ऐसा है तो क्या हुकूमत सफारती मार्ग पर जो डी एस्केलेशन की पॉलिसी है वो लेकर आई है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। इससे पहले जब मैं किसी को एलिगेट नहीं करना चाहता क्योंकि क्वेश्चन मुल्की सालमियत का है, मैं ये अर्ज करूं कि इससे पहले जब PTI की गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, आइसोलेशन का शिकार था। एग्जैक्टली। अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बेहतरीन तल्लुकात है,
चाहे मिडल ईस्ट में हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे चाइना हो, और चाहे जो रूस की रियासतें हैं, अलाप जो भी हैं वो हो, चाहे तुर्की हो, ईरान हो, मासवा इस बात के कि हमारे साथ इंडिया जो हमारा साथी है, हमारा दुश्मन मुल्क है वो, और एक मुस्लिम कंट्री जिसका नाम अफगानिस्तान है, जहाँ की जो रजीम है तालिबान की, जिसको पूरी दुनिया ने आज तक तस्लीम नहीं किया, ये दो ममालिक हमारे खिलाफ है। और पाकिस्तान जो है ये इतनी अच्छी शानदार खारजा पॉलिसी है इस वक्त कि पाकिस्तान के इस वक्त देखें जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने हर दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम साहब की, उन्होंने आसिम मुनीर को उन्होंने कहा कि ये मेरी पसंदीदा शख्सियत है, और उनको उन्होंने अप्रिशिएट किया, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी अप्रिशिएट किया। उसके बाद जहां कहीं भी कोई कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने हमेशा जो रशिया के प्यूटन है उनके साथ भी बहुत अच्छे माहौल में बातें की हैं, उनके साथ मुलाकातें हुई हैं, उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं। हम इस वक्त दोनों जो देखें, आज वो कोई सर्द जंग नहीं है जो आज से 20 साल पहले इंडिया और रूस और अमेरिका के दरमियान थी। इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन इससे बढ़ के पूरी दुनिया को ये इल्म है कि दो ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब और चाइना और इसके साथ मिडल ईस्ट की सारी रियासतें, ताकि ये सब जो लोग हैं, ये सारे जो कंट्रीज हैं, ये पाकिस्तान की सपोर्ट में है। और कभी ना कभी चाइना ने, ना कभी रूस ने, कभी किसी मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। इसलिए ये जो खारजा पॉलिसी है, हम कामयाबी की तरफ गामजन है। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा बने, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के अमन में एक बेहतरीन किरदार अदा करे, ताकि दुनिया में अमन कायम हो। दुनिया इस वक्त या आने वाले दिनों में किसी आठवीं जंग की मुतहमल नहीं हो सकती, और पाकिस्तान इसमें अमन में अपना किरदार अदा करता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कर्नल असद महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यह वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद टॉपिक पे भी बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।